हेलो एवरीवन, मैं वैद्य गुरदीप सैनी एसकेडी मुजफ्फरनगर से फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम रोग निदान में रसवैश की व्याधि ज्वर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी यह वीडियो देख रहा है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ एग्जाम में कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो वीडियो को स्किप न करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज ज्वर रोग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको ज्वर की निरुक्ति, पर्याय, ज्वर की प्रकृति, ज्वर की प्रवृत्ति, ज्वर का प्रभाव, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण, ज्वर के सामान्य निदान, विशिष्ट निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक और ज्वर के भेद। ठीक है, उसके साथ साथ पूर्व रूप, विशिष्ट रूप, ज्वर मुक्त लक्षण, साध्य साध्यता, ये सब पढ़ा दिया था। और ज्वर के उपद्रव। आज हम शुरू करेंगे ज्वर के भेदानुसार लक्षण। तो ज्वर के भेदानुसार लक्षण में क्या बताया है, जो ज्वर के भेद बताए थे विस्तार समझेंगे। जो ज्वर के भेद थे उसमें क्या क्या बताया है। तो ज्वर के भेदानुसार लक्षण में हमने आपको पहले बताया था कि पहले था विधि भेद से। तो विधि भेद से में सबसे पहला था अधिष्ठान भेद से। तो अधिष्ठान भेद में जो ज्वर होते हैं अधिष्ठान भेद से वो दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक ज्वर और दूसरा मानसिक ज्वर। तो शारीरिक ज्वर में क्या बताया गया है कि जो ज्वर है वो पहले शरीर में आएगा और फिर शरीर में क्या करेगा, संताप की उत्पत्ति करेगा, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा। दूसरा जो प्रकार का ज्वर था वो था मानसिक ज्वर। इसमें बताया गया है कि जो ज्वर है पहले मन में आएगा और फिर वैचित्य, अर्ति और ग्लानि ये लक्षण उत्पन्न करेगा। वैचित्य क्या होता है, मन का अस्थिर होना, मन कैसा हो जाएगा, चंचल। उसके बाद दूसरा क्या होता है, अर्ति, मतलब कि बेचैनी उत्पन्न करेगा, और ग्लानि। ठीक है, अब क्या होगा कि जो शारीरिक ज्वर और मानसिक ज्वर है ये दोनों ही आगे चलकर इंद्रियों में बाधा उत्पन्न करेंगे, इंद्रिय व्यथा करेंगे। अधिष्ठान भेद से समझ में आया जो एक शारीरिक ज्वर और मानसिक ज्वर। तो शारीरिक ज्वर क्या होगा, पहले शरीर में आएगा और मानसिक ज्वर पहले मन में आएगा और वह चित्त अर्थि ग्लानि उत्पन्न करेगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, शरीर में व्यथा उत्पन्न करेंगे। तो दूसरी है स्वभाव भेद से। तो स्वभाव भेद से जो ज्वर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होगा आग्नेय ज्वर और दूसरा होगा सौम्य ज्वर। तो जो आग्नेय ज्वर है, आग्नेय ज्वर में बताया कि वात और पित्त के कारण जो ज्वर होता है वो कैसा होगा, आग्नेय। पित्त का जो लक्षण है वो क्या है, गुण है जो पित्त का, उष्णता उत्पन्न करना है पित्त का गुण। पित्त होता कैसा है, उष्ण होता है। तो अगर पित्त के कारण जो ज्वर है वो कैसा होगा, आग्नेय स्वभाव का होगा। और अगर अगर आग्नेय ज्वर है तो क्या खाने की इच्छा करेगी आपकी, शीत खाने की, मतलब ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा करेगी। तो वही बताया कि जो आग्नेय ज्वर है वात और पित्त से उत्पन्न ज्वर, और इसमें क्या होगा, शीत खाने की इच्छा करेगी। दूसरा क्या बताया, सौम्य ज्वर। तो सौम्य ज्वर में क्या बताया, वात और कफ से उत्पन्न ज्वर। कफ कैसा होता है, सौम्य स्वभाव का होता है। तो उसमें क्या करेगी, उष्ण खाने की इच्छा करेगी। तो इजी इजी सा है कि आग्नेय ज्वर वात और पित्त के कारण उत्पन्न ज्वर, और जो सौम्य ज्वर है वो वात और कफ से उत्पन्न ज्वर। इसमें आग्नेय में शीत खाने की इच्छा और सौम्य में उष्ण खाने की इच्छा। अब तीसरे प्रकार से बताया है गति भेद से। तो गति भेद से ज्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेग ज्वर और दूसरा बहिर्वेग ज्वर। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आचार्य चरक ने श्लोक लिखा है, अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप शोषण भ्रम संधे अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह। इसमें क्या बताया है कि अंतर्दाहो क्या होगा, जो अंतर्वेग, ज्वर का नाम ही अंतर्वेग है, मतलब कि आंतरिक अंगों में ज्वर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, अंतर्दाहो, शरीर के आंतरिक अंगों में क्या होगा, दाह उत्पन्न करेगा, प्यास अधिक लगेगी, प्रलाप होगा, श्वसन में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग रेट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और क्या है, भ्रम, संधे अस्थि शूलम, मतलब कि अस्थि की संधियों में क्या होगा, शूल होगा, अस्वेद, पसीना नहीं आएगा, दोष वर्चो विनिग्रह, मतलब मल के निश्रण में बाधा। ठीक है, मल अच्छी तरीके से नहीं आएगा। अब अगर आप खुद से समझिए कि अगर जो ज्वर है वो अंदरूनी हिस्सों में हो रहा है, मतलब कि आंतरिक रूप से प्रबल ज्वर है, तो वो कैसा होगा, कृश साध्य है। और दूसरा क्या है, अंतर्वेग ज्वर। अंतर्वेग ज्वर में क्या होता है, संतापो अभ्यधिको बाह्य, मतलब कि बाह्य, शरीर के बाह्य हिस्सों में जो संताप है वो अधिक होगा। अंतर्वेग में क्या बताया था, जो अंदरूनी हिस्से थे उनमें दाह हो रहा था, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि बाह्य हिस्सों में होगा। और क्या बताया साथ साथ,
तृष्णादि नाम च मार्दवम, मतलब कि जो ऊपर अंतर्वेग ज्वर में जो लक्षण बताए थे, तृष्णा के बाद प्रलाप, शोषण, भ्रम, संध्या, स्थूलम, अस्वेदो, दोष, वर्चो, विनिग्रह, बहिर्वेग ज्वर में ये जो लक्षण है इनकी जो प्रबलता है वो कम हो जाएगी। वे कैसे हो जाएंगे? मृदु होंगे, मार्दवम। अगर उनके लक्षण कम आ रहे हैं, जो लक्षण है वो मार्दव है मतलब मृदु है अंतर्वेग की अपेक्षा, और अंतर्वेग कृशाद्य था, तो बहिर्वेग कैसा होगा? सुखसाध्य, आसानी से ठीक होने वाला होगा। अब हम बात करते हैं काल भेद से ज्वर। तो काल भेद से ज्वर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृत ज्वर और वैकृत ज्वर। तो प्राकृत ज्वर में क्या बताया है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी ऋतु में उस दोष के कारण उत्पन्न ज्वर कैसा होगा? प्राकृत ज्वर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो रहा है, अगर उसी के कारण, उसी दोष के कारण जो ज्वर हो रहा है वो कैसा होगा? प्राकृत। अब जैसे बात करें जो हमारी जो 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, उसमें जो वसंत ऋतु है उसमें क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। अगर वसंत ऋतु में कफत जन्य ज्वर हो गया तो वो कैसा होगा? प्राकृत ज्वर, क्योंकि कफ की तो अधिकता हो रही है वसंत ऋतु में, तो वो नॉर्मल सी बात है कि उसके कारण ज्वर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि शरद ऋतु में उत्पन्न पित्त ज्वर। ठीक है, पित्तजन्य ज्वर अगर शरद ऋतु में हो रहा है तो वो भी कैसा होगा? प्राकृत ज्वर, और ये कैसा होता है? सुख साध्य। लेकिन नॉर्मल डिजीज में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल डिजीज में क्या होता है? जिस दोष से जो व्याधि हो रही है वो अगर उस दोष की प्रकोपक ऋतु से मिल जा रही है तो वो कैसे हो जाता है? कृशाद्य, क्योंकि उस दोष को बढ़ाने का कारण मिल जाता है। क्या हो जाता है कारण? ऋतु, क्योंकि ऋतु उसको सपोर्ट करती है, तो नॉर्मली दोष अधिक बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है? जो व्याधि है वो कृशाद्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो ज्वर है वो इसका अपवाद है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। उसके बाद हम बात करते हैं वैकृत ज्वर की। तो वैकृत ज्वर में बताया कि बसंत से भिन्न कफत ज्वर, मतलब कि बसंत ऋतु के अलावा अगर किसी अन्य ऋतु में कफत ज्वर हो रहा है वो कैसा क्या कहलाएगा? वैकृत ज्वर। और ऐसे ही बताया कि शरद ऋतु से भिन्न पित्त ज्वर, मतलब कि पित्त ज्वर अगर शरद ऋतु से अलग किसी ऋतु में हो रहा है तो वो भी क्या होगा? वैकृत ज्वर। और ये कैसे होंगे? कृत साध्य होंगे। लेकिन नॉर्मल डिजीज में ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है, कि अगर क्योंकि उसका जो दोष है उसका सपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रही है ऋतु। अब क्या बताया है कि स्वाभाविक काल में उत्पन्न वातज ज्वर प्राय कृतसाध्य व वैकृत होता है। मतलब कि जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न वातज ज्वर है, होना तो कैसा चाहिए था? प्राकृत, लेकिन उसको क्या बोला है यहाँ पे? वैकृत। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, जब आप चरक चिकित्सा अध्याय 3 पढ़ेंगे तो आपको वहां पे विस्तार से समझाया गया है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है। किसी भी ऋतु में उत्पन्न जो वातज ज्वर है वो कैसा होता है? कृतसाध्य और वैकृत होता है। अब हम बात करेंगे ज्वर की साध्य साध्यता भेद से। तो साध्य साध्यता भेद से हमने पिछली बार भी पढ़ाया था ज्वर। तो इसमें बताया गया है साध्य साध्यता भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते होंगे? 2 प्रकार के, एक तो होगा साध्य ज्वर और दूसरा होगा असाध्य ज्वर। अब हम बात करेंगे साध्य ज्वर के लक्षण। तो साध्य ज्वर के लक्षण में बताया है बलवत सव अल्पदोषेषु ज्वर साध्यो अनुपद्रव। तो इसमें बताया है कि रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो और ज्वर उपद्रव रहित हो, ऐसा जो ज्वर होगा वो कैसा होगा? साध्य ज्वर होगा। रोगी अगर बलवान है, दोष अल्प है और जो ज्वर है उसके उपद्रव उत्पन्न नहीं हुए हों, तो ऐसा ज्वर क्या होगा? साध्य ज्वर होगा। अब बात करते हैं असाध्य ज्वर के लक्षण की। तो असाध्य ज्वर क्या होगा? कौन कौन सा ज्वर असाध्य हो जाएगा? जो ज्वर बहुसंख्यक बलवान कारणों से उत्पन्न हुआ हो। अधिक उपद्रव युक्त ज्वर, अगर ज्वर के जो उपद्रव हैं वो उत्पन्न हो गए हैं अधिक मात्रा में तो क्या हो जाएगा? ज्वर असाध्य। गंभीर धातुओं में स्थित ज्वर, जैसे अगर हम ज्वर जो धातुगत ज्वर की बात करेंगे तो उसमें जब शुक्र शुक्र धातुगत जो ज्वर है वो कैसा होता है? असाध्य होता है। उसके बाद बताया कि दीर्घ काल तक बना रहने वाला ज्वर, अकस्मात बालों में मांग निकली हुई दिखाई पड़े, गुड़लिंगम युक्त अंतर्वेग ज्वर, कृश क्षीण तथा शोथ युक्त रोगी में उत्पन्न ज्वर, ये ऐसे ज्वर क्या होता है? असाध्य ज्वर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नव्य जीर्ण ज्वर। तो नव्य जीर्ण ज्वर में क्या बताया है? ज्वर के प्रसंग में नव या तरुण ज्वर की काल मर्यादा 7 दिन मानी गई है। अब जो नव ज्वर है और तरुण ज्वर दोनों एक ही बात है। ठीक है, नव ज्वर उसे ही तो बोलेंगे जब ज्वर स्टार्टिंग की अवस्था है ज्वर की, तो उसे बोला गया है नव ज्वर। तो 7 दिन तक की इसकी काल मर्यादा बताई है। 7 दिन तक का ज्वर कैसा होगा? नव ज्वर। और इसका मुख्य लक्षण क्या होगा? प्राय पसीना नहीं आना। उसके बाद हम बात करते हैं जीर्ण ज्वर की। तो जीर्ण ज्वर की मधुकोशकार ने बताया है कि जो 3 सप्ताह पर ज्वर जीर्ण हो जाता है। अगर ज्वर 7 दिन से
7 दिन तक हो गए तब तक तो होगा ना ज्वर। लेकिन अगर वो 7 दिन से बड़ा चला आ रहा है और 21 दिन हो गए, उसको 3 सप्ताह हो गए, तो इतने में क्या हो जाएगा, जो ज्वर है वो जीर्ण हो जाएगा। और क्या होगा, इसके जो लक्षण है वो होंगे अग्नि की मंदता और प्लीहा वृद्धि। ठीक है, क्योंकि इतने दिन तक ज्वर बना आ रहा है, तो उससे क्या होगी, जो अग्नि है वो बहुत मंद हो जाएगी, अग्नि मांदता हो जाएगी और प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी। आचार्य चरक ने क्या बताया है कि देह धातु की दुर्बलता के कारण ज्वर का अनुवर्तन होकर जीर्ण हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि जो शरीर की इतने दिन तक ज्वर बना आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो धातु है वो कैसी हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, धातु का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बताया इन्होंने कि इसलिए देह एवं धातुओं की पुष्टि के लिए बलकारक व्रंगण आहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अवस्था भेद से। तो अवस्था भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से, साम, पच्यमान और निराम। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे आम की उत्पत्ति हो रही थी। अब जब आम की उत्पत्ति होगी, जब आम ज्वर का आना स्टार्ट हुआ है, तो क्या है, ज्वर की स्टार्टिंग स्टेज है, उसमें क्या होगा, आम बनेगा और धीरे धीरे आम और ज्यादा दुष्ट होता चला जाएगा और ज्यादा दूषित होता चला जाएगा। तो जब आम की कंडीशन होगी, आम ज्वर में लक्षण कैसे होंगे, नॉर्मल लक्षण होंगे, बहुत ज्यादा तेज ज्वर नहीं आएगा, नॉर्मल ज्वर आएगा। लेकिन जैसे जैसे जो आम आम दोष है वो दुष्ट होता जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगा, पच्यमान ज्वर की ओर जाएगा, मतलब ज्वर का वेग अधिक होगा। पहले क्या होगा, बुखार बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो और ज्यादा प्रबल होता जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अगर हम चिकित्सा करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, आम का पाचन हो जाएगा और ज्वर कैसा हो जाएगा, निराम ज्वर। तो जो ज्वर के लक्षण है वो भी कम हो जाएंगे। आप ग्राफ से समझिए कि पहले आम बना, आम ज्वर, आम के कारण जो ज्वर उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलेंगे, आम ज्वर। अब धीरे धीरे जो आम है वो और दुष्ट होता चला गया, कहाँ पहुंच गया, पच्यमान ज्वर। और हम क्या करें, साथ के साथ जैसे हमको बुखार आया, जैसे हमको ज्वर हुआ, हमने चिकित्सा लेनी शुरू कर दी, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो आम है उसका क्या होगा, पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा और 8 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, वो निराम, मतलब कि जो आम है उसका पाचन हो जाएगा। तो इसे समझिएगा, आम ज्वर, उसकी प्रबल अवस्था क्या होगी, पच्यमान ज्वर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आम का पाचन हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, निराम ज्वर। ठीक है, तो हम बात करते हैं आम ज्वर। तो आम ज्वर में क्या बताया है, अरुचि उत्पन्न होगी, अविपाक और उदर का गोरा, मतलब क्या होगा, हमारे जो उदर है उसमें क्या होगा, भारीपन फील होगा, हृदय की अशुद्धि होगी, तंद्रा, आलस्य, क्योंकि आम जितने भी हैं, तंद्रा, आलस्य, विपाक, अरुचि, उदर का भारीपन, ये सब कैसे लक्षण है, आम के लक्षण है। जो श्लेष्मा अधिक्य के कारण होने वाले लक्षण है वो सब उत्पन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद बताया हृदय की अशुद्धि, अविसर्गी और बलवान ज्वर। उसके बाद बताया मुख से लाला स्त्राव, हल्लाश, दोषों का बाहर ना निकलना, ये सब लक्षण होंगे। 3 पॉइंट याद रखिएगा, बहुमूत्रता, आममल की प्रवृत्ति और ग्लानि का न होना। ग्लानि क्यों नहीं है, क्योंकि जो ज्वर है वो स्टार्टिंग अवस्था में है, अगर हमारी धातु क्षय हो गई तो तब ग्लानि का आना स्टार्ट होगा। जब धातु क्षय होता जाएगा कंटिन्यूअसली, तब ग्लानि आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और ये अभी तो मतलब क्या है कि ज्वर की स्टार्टिंग अवस्था है, तो इसमें ग्लानि का न होना एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या बताया है, क्षुधा का नाश, शरीर में भारीपन, शरीर में स्तब्धता और शून्यता। अब हम बात करते हैं पच्यमान ज्वर के बारे में। तो पच्यमान ज्वर क्या था कि ज्वर अपनी पीक स्टेज पे था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया है कि ज्वर का वेग तीव्र होना, उसके बाद बताया है तृष्णा, प्रलाप, श्वास और भ्रम, ये सब लक्षण उत्पन्न होंगे। उसके बाद बताया है अधिक मात्रा में मल की प्रवृत्ति होगी। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि आम मल की प्रवृत्ति हो रही थी, आम आमद ज्वर में। अब पच्यमान में क्या होगा, अतिसार के लक्षण आएंगे, तो मल की प्रवृत्ति अधिक होगी। उसके बाद क्या बताया है, उत्क्लेश। अब हम बात करते हैं निराम ज्वर की। तो निराम ज्वर में क्या बताया है कि जो आम था उसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। अब जब आम ही नहीं रहा जिसकी वजह से ज्वर उत्पन्न हो रहा था, तो क्या होगा, ज्वर के जो लक्षण है वो कैसे हो जाएंगे, मृदु हो जाएंगे, ज्वर के लक्षण कम हो जाएंगे। तो वही बताया है कि जिसका जो लक्षण है ज्वर मार्दव, मतलब कि ज्वर का कम हो जाना, शरीर में क्या होगा, लघुता फील होगी, क्योंकि आम नहीं रहा, आम का पाचन हो गया। और क्या होगा, क्षुधा की वृद्धि, हमें भूख लगेगी। और क्या है, दोषों की सम्यक प्रवृत्ति। और 8वें दिन ज्वर निराम ज्वर। जो ज्वर है वो 8 दिन में क्या होता है कि अगर जो दोष हैं वो अधिक प्रकोपित नहीं हुए हैं, तो 8 दिन में जो ज्वर है वो कैसा हो जाता है, निराम ज्वर। ठीक है, और एक लक्षण क्या बताया इसकी, शामता, मतलब कि शरीर का
दीन दिखाई पड़ना। जैसे कि जो आमद ज्वर था उसमें क्या बताया था कि ग्लानि का न होना, वहां पे ग्लानि नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्या है, क्योंकि धातुओं का क्षय हो गया है तो शरीर कैसा होगा, दीन दिखाई पड़ेगा, जो रोगी है वो कमजोरी फील करेगा, तो उसके लिए वर्ड आया है शांता। ठीक है, अब नोट में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज के लिए, कि जो अंतर्वेग ज्वर है उसके लिए क्या बताया था हमने पहले, अंतर्वेग ज्वर में जब हमने पढ़ा था, ये रहा अंतर्वेग, क्या बताया था, अंतदाहो, अधिक तृष्णा, प्रलाप, शोषण, भ्रम। ठीक है, ये किसके लिए था, अंतर्वेग ज्वर के लिए। और यही सेम लाइन किसके लिए आई है, पश्चिमान ज्वर के लिए, लेकिन इसमें क्या है, वहां पे था अंतर्दाह क्योंकि वो अंतर्वेग था। अब यहाँ पे क्या है, पश्चिमान ज्वर, इसमें क्या है, ज्वर का जो वेग है वो तीव्र हो रहा है, तो वही लिखा है ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप शोषण भ्रम, ये किसके लिए आया है, पश्चिमान ज्वर के। ठीक है, तो आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया, जो नवज्वर है वो 7 दिन तक का जो ज्वर है वो नवज्वर होगा, और जो मध्यम ज्वर है वो 8 से 12 दिन तक होगा, और 12 दिन के बाद वाला जीर्ण ज्वर होगा। जबकि मधुकोशकार थे जो, उन्होंने क्या बताया था कि 3 सप्ताह बाद, मतलब कि 21 दिन बाद जो ज्वर है वो जीर्ण ज्वर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आशय भेद से। ठीक है, तो आशय भेद से ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कौन कौन से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रस धातुगत ज्वर। देखिए इसमें मैंने सबके श्लोक लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको श्लोक याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो उसके जो लक्षण मैंने हिंदी में लिख रखे हैं उनको समझिएगा, उनको याद रखने की कोशिश करिएगा, और अगर आप उतना भी एग्जाम में लिख दे रहे हैं तो बहुत है। अब हम बात करते हैं रस धातुगत ज्वर की। तो रस धातुगत ज्वर में क्या बताया है, गुरुत्वम दैन्यम उद्वेग सदनम छर्द अरोच को रस स्थिते बहि संताप से अंग मर्दो विजृंभणम। तो क्या बताया है, गुरुत्वम मतलब कि शरीर में गुरुता आएगी, दैन्यम मतलब कि दीनता, उद्वेग, ठीक है, सदनम अंग शाद होगा, शरीर में क्या होगा, पीड़ा होगी, छर्दी, और क्या होगा, अरुचि फील होगी, बाह्य शरीर में संताप, उसके बाद क्या होता है, अंग मर्द मतलब कि अंगों में पीड़ा होगी, और क्या बताया है, विजृंभणम मतलब कि जृंभा आएगी। अब हम बात करते हैं रक्त धातुगत ज्वर की। तो रक्त धातुगत ज्वर में क्या बताया है, रक्त उष्णो पीड़िका से तृष्णा से रक्तम स्ठीवन मुहु दाह राग भ्रम मद प्रलाप रक्त से स्थिते। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में दाह के साथ लालिमा युक्त पीड़िका का उत्पन्न होना, और क्या बताया है, से रक्तम स्ठीवनम मुहु मतलब कि बार बार रक्त मिला, स्टीवन मतलब कि हीमोप्टाइसिस, और क्या बताया, राग, दाह, भ्रम, मद, प्रलाप, ये सब लक्षण उत्पन्न होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मांस धातुगत ज्वर। तो मांस धातुगत ज्वर के लिए क्या बताया है, अंतरदाहो, इससे पहले भी अंतरदाह आया था, कहाँ, अंतर्वेग ज्वर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, अंतरदाह से तृण मोहो से ग्लानि सृष्ट विटकता दौर्गंधे गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस स्थिते भवे। तो इसमें क्या होता है कि अंतरदाह, आंतरिक अंगों में क्या होगा, दाह होगा, और क्या बताया है, से तृण मोह मतलब कि तृष्णा उत्पन्न होगी, मोह होगा, ग्लानि का होना, और क्या बताया है, सृष्ट विटकता मतलब कि अतिसार का उत्पन्न होना। उसके बाद क्या बताया है, दुर्गंध मतलब कि शरीर में दुर्गंध आएगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सिर्फ दुर्गंधे बोला है, तो कहाँ आएगी, मांस धातुगत ज्वर में। और क्या बताया है, गात्र विक्षेपो मतलब कि शरीर को इधर उधर विक्षेपित करना, इधर उधर हाथ पैर फेंकना, ये सब लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये हो गया मांस धातुगत ज्वर। अब हम बात करते हैं मेदो धातुगत ज्वर की। तो मेदो धातुगत ज्वर में क्या बताया गया है, स्वेद से तीव्र पिपाशा च प्रलापो वम्य भीक्षणस्य सवगंधस्य असहत्वम च मेदस्ते ग्लान्य अरोचको। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, स्वेद से तीव्र मतलब कि अधिक स्वेद का आना, पिपासा प्रलाप, वम्य भीक्षणस्य मतलब कि बार बार छर्दी होना, बार बार उल्टी का होना, वमन का बार बार होना, और क्या बताया गया है, याद रखने वाला पॉइंट है, सवगंधस्य असहत्वम। हमने मांस धातु में क्या पढ़ा था, दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध का आना, और यहाँ पे बताया गया है कि शरीर से अत्यधिक गंध का आना।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपनी ही जो गंध है उसको वो सहन नहीं कर पाता है, तो वही बताया गया है सब गंधस्य असहत्वम। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, ग्लानि, अरोचक, ठीक है, ये सब लक्षण उत्पन्न होंगे। अब हम बात करते हैं अस्थि धातुगत ज्वर की। तो अस्थि धातुगत ज्वर में क्या बताया गया है, विरेक वमने च उभो से अस्थि भेदनम परकूजनम विक्षेपणम च गात्राणाम श्वास स्व अस्थिगते ज्वरे। मतलब कि विरेक वमने च ओभो मतलब वमन व विरेचन दोनों का एक साथ होना, से अस्थि भेदनम अस्थि में भेदवत पीड़ा, परकूजनम कंठ से कूजने जैसी आवाज का आना, विक्षेपण च गात्रणाम तो क्या बताया गया है कि जो शरीर है उसका क्या करेगा, विक्षेपण करेगा। हमने मांस धातुगत ज्वर में पढ़ा था कि वहां पे वर्ड क्या आया था, गात्र विक्षेपो। यहाँ पे क्या है, विक्षेपण च गात्रा नाम, और साथ में क्या है, श्वास। उसके बाद आप एक चीज याद रखिएगा, जो छर्दी थी वो कहाँ हो रही थी, रस धातुगत ज्वर में हो रही थी, और अतिसार कहाँ हो रहा था, मांस धातुगत ज्वर में। ठीक है, छर्दी वमन हो गया, और अतिसार ये कहाँ हो रहे हैं, रस में और मांस में। उसके बाद क्या है, मेद में क्या हो रहा है, बार बार वमन, वम में भिक्षणम हो रहा है। ठीक है, वम में भिक्षणम वहां वर्ड आया था, बार बार वमन का होना, किसकी वजह से, मेदगत की वजह से, मेद धातुगत ज्वर में। उसके बाद क्या है कि जहां वमन और विरेचन दोनों हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, अस्थि धातुगत ज्वर में। तो हमारा छुड़ा क्या, रक्त छुटा है, तो क्या क्या था, रस रक्त मांस मेद अस्थि, 5 हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वमन। ठीक है, उसके बाद रक्त छोड़ दो, मांस में हमने क्या पढ़ा, अतिसार, मेद में क्या पढ़ा, वमन का अत्यधिक आना, और जो अस्थिगत धातु अस्थि धातुगत ज्वर है उसमें क्या पढ़ा, वमन विरेचन दोनों का होना। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मज्जा धातुगत ज्वर की। तो मज्जा धातुगत ज्वर में क्या बताया गया है, हिक्का श्वास तथा काश, मतलब कि हिक्का श्वास और काश का होना। उसके बाद क्या बताया गया है, से तम श्रवति दर्शनम, मतलब कि तम दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा छाना। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, मर्म च छेदो, मर्म क्षेत्र में छेदवत पीड़ा, बही शैत्य दाहोवंत, अर्थात जो बाह्य शरीर है उसमें क्या हो रहा है, शैत्य का अनुभव हो रहा है, और जो आभ्यंतर शरीर है उसमें क्या हो रहा है, उष्णता का अनुभव हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र धातुगत ज्वर की। तो शुक्र धातुगत ज्वर में क्या बताया गया है, शुक्र स्थानगत शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य च प्राणवायु अग्नि सोमस्य से अर्धम गच्छत्य सो विभु। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य च, तो शुक्र मोक्ष का क्या मतलब होता है कि शुक्र का विनाश। ठीक है, शुक्र का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। और क्या बताया है कि प्राणवायु अग्नि और सोम, ठीक है, इनके साथ क्या निकल जाता है, विभु। विभु बोला गया है आत्मा के लिए, तो वही बताया गया है कि जो आत्मा है वो प्राणवायु अग्नि और सोम के साथ निकल जाती है, अर्थात मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए शुक्रगत जो ज्वर है वो कैसा होता है, असाध्य ज्वर होता है। अब हम बात करते हैं धातुगत ज्वरों की साध्य असाध्यता की। तो धातुगत ज्वरों में साध्य साध्यता क्या बताया है कि रस रक्त मांस मेद। ठीक है, जो स्टार्टिंग की चार है वो कैसी होंगी, साध्य। उसके बाद जो अस्थिगत और मज्जागत ज्वर है वो कैसे होंगे, कृत साध्य होंगे, और जो शुक्रगत ज्वर है वो कैसा होगा, असाध्य। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने सभी पीडीएफ अपलोड कर दी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।